हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट योर वंडरफुल चैनल साइंस विद संजय। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 की, जो है धातु एवं अधातु। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो धातुएं जिनका उपयोग हम करते हैं या आसपास जितनी भी धातुएं हमारे मौजूद हैं वो हमें किस रूप में मिलती है और उनको शुद्ध रूप में हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसी के बारे में है आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी चैप्टर के पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था धातुओं के रासायनिक गुण धर्मों के बारे में और जाना था स्किरता श्रेणी के बारे में कि आखिर किस प्रकार धातुएं अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो वो क्या करेगी, किसी भी तत्व के संपर्क में आते ही तुरंत अभिक्रिया कर लेगी और क्या कर लेगी, एक यौगिक का निर्माण कर लेगी। और जो धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है वो क्या करती है, जल्दी से अभिक्रिया नहीं करेगी। तो इसीलिए एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील है वो क्या करेगी, हमें हमारी जो धरती है उसके ऊपर उसी रूप में मिलेगी जिस रूप में हम उनका उपयोग करते हैं, यानी कि उनको शुद्ध करने की आवश्यकता बहुत कम होती है। ये संभावना हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्या संभावना होती है कि वो धातुएं जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है। तो इससे भी हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि धातु हमें मिलती किस रूप में। तो देखिए, तो आपने आमतौर पे देखा होगा कि जो किसान है वो फसल बोने से पहले क्या करता है कि अपनी मिट्टी की जांच करवाता है और पता लगाते हैं कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद है। तो उसी प्रकार क्या होता है कि हम भी अगर मिट्टी का सैंपल लें और उसमें जांच करवाएं, 1 किलो हमने मिट्टी का सैंपल लिया यहाँ पर, और अगर हम इसमें जांच करवाएं कि कौन कौन से तत्व मौजूद है तो हमें इसमें अनेक प्रकार के तत्व मिल जाएंगे, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर और भी अनेक प्रकार के सूक्ष्म तत्व मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये सारे के सारे क्या है, आप देख पा रहे होंगे, ये धातुएं तो हैं। तो इस तरह के जो तत्व मिट्टी के अंदर हमें मिलते हैं उनको हमने नाम दिया है खनिज। देखिए, खनिज पृथ्वी की भूपरपट्टी यानी कि जो ऊपरी परत धरती की उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो ये तो है खनिज। लेकिन अब एक वर्डिंग हमने और स्टडी करनी है यहाँ पर, वो है अयस्क। कि अयस्क क्या होते हैं, तो अयस्क क्या है कि एक प्रकार के खनिज ही है। लेकिन क्या होता है कि कई स्थान विशेष पर कोई एक धातु, जैसे यहाँ पर आयरन की मैं बात कर लूँ कि हमने मिट्टी का सैंपल भरा और यहाँ पर आयरन की जो मात्रा थी ना इस मिट्टी में वो आ रही है 700 ग्राम, यानी कि इस मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा आ रही है 700 ग्राम। तो उसको हम कहेंगे अयस्क। ये आयरन का अयस्क होगा। तो एक बार इसको रीड आउट करते हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कुछ स्थानों पर क्या होगा, जो खनिज होते हैं उनमें कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होती है जिससे निकालना लाभकारी थे। कोई स्थान विशेष पर कोई विशेष धातु काफ़ी मात्रा में होगी, जैसे यहाँ पर आयरन था, तो उसको उससे निकालना क्या होगा, लाभकारी होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी खनिज को हम क्या कहेंगे, अयस्क कहते हैं। तो अब एक बात मैं आपको बता दूं कि लाभकारी कैसे होता है। तो हमने 1 किलो मिट्टी का सैंपल लिया, अब क्या होगा, इसको हम फैक्ट्री लगाएंगे और फैक्ट्री में इसको प्रोसेस करेंगे और उस प्रोसेस से क्या होगा, ये आयरन में बदल जाएगा। यही होगा कि इस मिट्टी के ऊपर हमने कोई प्रोसेसिंग की और जिसके कारण ये आयरन में बदल गया। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग हमने की है इसके ऊपर मैं मान के चलूं कि आपका 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, और अगर इस मिट्टी के अंदर आपको मिला ही सिर्फ 10 ग्राम आयरन तो आपको महंगा नहीं पड़ेगा क्या। तो आपके दिमाग में एक ही विचार आएगा कि हम कोई ऐसी मिट्टी का सैंपल लें या ऐसी मिट्टी लें जिसके अंदर आयरन की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर 700 ग्राम है और अगर आप इसको प्रोसेस करोगे तो यहाँ पर आपको 10 ग्राम नहीं 700 ग्राम लोहा मिलेगा, जो क्या होगा, इसके हिसाब से सस्ता पड़ेगा और लाभदायक होगा। तो यही इसलिए कहा गया है कि जो अयस्क होते हैं ना उनसे धातु निकालना लाभकारी होता है। तो पता लग गया होगा। और अलग अलग धातु के जो भी अयस्क है उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे मरकरी यानी कि पारा, इसके अयस्क का नाम है सिनाबार। ये थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आमतौर पे पूछ लिए जाते हैं। आयरन के अयस्क का नाम होता है मैग्नेटाइट। और इसी प्रकार एल्युमिनियम के अयस्क को हम कहेंगे बॉक्साइट।
धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए अलग अलग विधि हैं और इसके लिए हम उपयोग करते हैं धातुओं की अभिक्रियाशीलता का गुण। तो देखिए किस प्रकार एक सक्रियता श्रेणी आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे नीचे क्या है, कम अभिक्रियाशील, ये क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील, और ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है तो ये क्या करती है, बहुत कम अभिक्रिया करती है, तो जिसके कारण ये हमें ज़्यादातर ऑक्साइड या सल्फाइड एसिड के तौर पर मिलती है। तो इनसे जो धातु प्राप्त करना होता है ना वो सबसे सरल होता है। तो देखिए जैसे ऑक्साइड है, इसको हम क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। गर्म करने से क्या होगा, हमें धातु प्राप्त हो जाएगी। अगर हम सल्फाइड की बात करें तो इसके लिए एक विधि का उपयोग किया जाता है, उसको कहते हैं भर्जन। और भर्जन से क्या होगा कि धातु ऑक्साइड में बदल दिया जाएगा इसको, सल्फाइड एसिड को, और उसको आगे गर्म करने पर हमें धातु की प्राप्ति हो जाती है। तो अब बात आती है कि भर्जन क्या है। तो भर्जन में क्या होता है कि सल्फाइड एसिडों को, ध्यान से सुनिएगा, सल्फाइड एसिडों को वायु की उपस्थिति में गर्म करना। सल्फाइड एसिडों को वायु की उपस्थिति में गर्म करना क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। पता लग गया होगा भी, इनको हमने गर्म किया है अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में, तो जिसको हम क्या कहेंगे, भर्जन। तो ये है विधि आपकी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की। पता लग गया होगा, बाकी आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी तो हम एक बार इनकी ब्रीफिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं मध्यम श्रेणी की अभिक्रियाशीलता की। तो ये जो धातु होती है ना वो या तो सल्फाइड या कार्बोनेट एसिड के तौर पर पाई जाएगी। जो सल्फाइड है उसके लिए हम यही विधि का उपयोग करेंगे भी, उसको भर्जन विधि के द्वारा हम किस में बदल लेंगे, धातु ऑक्साइड में बदल लेंगे और उसको आगे गर्म करके धातु में परिवर्तित कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कार्बोनेट एसिड की तो ये क्या है, इसको निस्तापन विधि के द्वारा धातु ऑक्साइड में बदलेंगे। अब बात ये आती है कि निस्तापन विधि है क्या, तो सुनिए, कार्बोनेट एसिडों को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करना निस्तापन कहलाता है। एक बार फिर बता रहा हूं, कार्बोनेट एसिडों को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। इससे क्या होगा कि धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे ये कार्बोनेट एसिड, और उसको हम आगे धातु के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है विधि मध्यम श्रेणी की अभिक्रियाशील प्रदर्शित करने वाली धातुओं की। अब बात करते हैं उन धातुओं की जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जो खुले में छोड़ देंगे तो आग पकड़ लेते हैं। तो अब इनके बारे में हम बात करें तो देखिए, इनसे इन रूप में धातु प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, और ये क्योंकि बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो इसलिए ये क्या करते हैं कि अनेक तत्वों से अभिक्रिया कर लेते हैं और अनेक प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए इनसे धातु प्राप्त करने के लिए हम एक विशेष विधि का उपयोग करेंगे, और वो कौन सी विधि है, विद्युत अपघटन। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, गलित धातु का विद्युत अपघटन करना पड़ेगा हमें, और उससे हमें प्राप्त होगी शुद्ध धातु। अब इनके बारे में डिटेल में हम स्टडी करते हैं। और पृथ्वी से हम जिन एसिडों को प्राप्त करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है ना, अनेक प्रकार की अशुद्धियां होती है, जैसे मिट्टी होगी, रेत, या अनेक प्रकार की और भी कोई भी अशुद्धि हो सकती है। उन सभी अशुद्धियों को हम कहते हैं गैंग। इसको भी आप नोट कर लें। ये क्या गैंग क्या है, अशुद्धियां जो एसिडों में पाई जाती है उनको कहेंगे हम गैंग। सबसे पहले बात करते हैं उन धातुओं के बारे में जो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, तो उनसे धातु किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हमने अभी स्टडी किया था कि जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो सल्फाइड या ऑक्साइड एसिड के तौर पर पृथ्वी पर मौजूद होती है। तो इन धातुओं को हम क्या करेंगे, ये धातुएं काफ़ी कम अभिक्रियाशील होती है, तो इन धातुओं के ऑक्साइडों को केवल गर्म करने से धातु प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिया सिनाबार का, जो क्या एक किसका एसिड है, ये मरकरी का, पारा का, HgS इसका फॉर्मूला है। जब इसको हम क्या करेंगे, भर्जन करेंगे, इसका सल्फाइड एसिड है ये, तो इसका क्या करेंगे, भर्जन। भर्जन क्या होता है, गर्म करना। किसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे, जिससे किस में बदल जाएगा, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। और ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, भर्जन। ये भर्जन के उदाहरण के तौर पर भी आप लिख सकते हो। और अब देखिए, जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमें यहाँ मिला है उसको हम फिर गर्म करेंगे, और गर्म करने से हमें क्या मिलेगा, मरकरी। और मरकरी हमेशा क्या होती है, लिक्विड स्टेट में, ये हमें पता है, प्लस में ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। तो ये है विधि सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं से धातु प्राप्त करने की। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी आपको ये। अब देखिए कि उन धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होगा जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में स्थित है, और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं
कि मध्यम अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करने वाली जो धातुएं हैं वो या तो सल्फाइड एसिड के तौर पे या कार्बोनेट एसिड के तौर पर पृथ्वी पर विद्यमान होती है। तो उनसे ही हम क्या करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। और किस विधि से प्राप्त करेंगे वो देखिए, प्रकृति में यह प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। और जो सल्फाइड एसिड है उसको भर्जन से और कार्बोनेट एसिड को निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। भर्जन और निस्तापन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका, फिर भी एक बार देख लीजिए। भर्जन, सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। और इसमें क्या है, सल्फाइड एसिड लिया हमने और इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया और उससे क्या होगा, ये कार ऑक्साइड में बदल जाएगा, धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। अब बात करते हैं निस्तापन की। निस्तापन में क्या होगा, कार्बोनेट एसिड लेंगे हम किसी धातु का, उसको सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, उसको गर्म करेंगे सीमित वायु की उपस्थिति में और उससे क्या होगा, वो धातु ऑक्साइड में बदल जाएगा और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी। तो ये दोनों विधियां हैं, भर्जन व निस्तापन। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे कि कोई भी सल्फाइड एसिड को या कार्बोनेट एसिड को हम धातु ऑक्साइड में बदल लेंगे। अब इस धातु ऑक्साइड से हमें धातु प्राप्त करनी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जाती है। कार्बन जैसा अपचायक यानी कि कार्बन क्या है, कोयला, कोयले का उपयोग करेंगे, कोयले के साथ इसको गर्म करेंगे हम, किसको, धातु ऑक्साइड को। लेकिन यहाँ इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है अपचायक। तो अपचायक क्या होते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर दो अभिक्रियाएं की थी, उपचयन व अपचयन। अपचयन क्या थी, अपचयन वो अभिक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन की हानि होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। जिंक ऑक्साइड है, इसमें हमने ऑक्सीजन हटा के क्या लेना है, धातु प्राप्त करनी है। तो इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। किसके साथ करेंगे, कार्बन के साथ। तो देखिए जब इसको कार्बन की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, इस जिंक ऑक्साइड के साथ इससे ऑक्सीजन की हानि होगी, ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ से, तो ये इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। और ये कार्बन क्या है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ चुकी है, कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है। तो ये है विधि, जिस विधि से हम क्या करते हैं, मध्यम श्रेणी में जो धातुएं आती है उनका धातु निष्कर्षण करते हैं, उनसे किस प्रकार धातु प्राप्त की जाती है। तो वो ये विधि है। धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए अपचयन का प्रयोग तो हमने देख लिया। इसके अलावा भी एक विधि और है और वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया से भी हम धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि हम एक धातु का यौगिक लेंगे, कोई यहाँ एक है धातु और ये धातु का यौगिक, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम ऐसे धातु के साथ जो क्या है ज़्यादा अभिक्रियाशील। इस धातु से C क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील। तो क्या होता है कि ये क्या करेगा, C इस एक ही जगह जाकर बैठ जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है और ये कम अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, B से अभिक्रिया करके एक नया कंपाउंड बना लेगा, कुछ इस प्रकार नया यौगिक बना लेगा और A को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। तो अब इसके अंदर किस प्रकार ये काम देती है, देखिए इसके लिए अधिक अभिक्रियाशील धातु का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु का उपयोग करेंगे हम इसके अंदर। तो एग्जाम्पल देखिए MnO2, तो इसके साथ हमने एल्यूमिनियम का प्रयोग किया और एल्यूमिनियम क्या है, एक ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। और मैंगनीज को इन्होंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, मैंगनीज अकेला रह गया। और साथ में क्या उत्पन्न होती है, उष्मा। और जिन अभिक्रियाओं में उष्मा उत्पन्न होती है उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहेंगे। ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। और इनमें क्या होगा भी, इनमें इतनी अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है कि जो धातुओं में प्राप्त होती है, जैसे यहाँ ये धातु में प्राप्त हुई है, ये गलित अवस्था में प्राप्त होगी, यानी कि लिक्विड स्टेट में, जैसे आप देख पा रहे होंगे गलित अवस्था में धातु प्राप्त होती है। तो इसका एक उपयोग और भी है, क्या, वो देखिए
अगर हम आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएं एल्युमिनियम के साथ तो क्या होगा। इस अभिक्रिया का उपयोग हम करते हैं रेल की पटरी व मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि वेल्डिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम, क्योंकि इसमें क्या होगा, आयरन ऑक्साइड है और एल्युमिनियम है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, आयरन, ये देखिए लोहा मिल रहा है, और वो भी किस अवस्था में, गलित अवस्था में। और इसका उपयोग हम क्या करेंगे, दरारों को भरने के लिए करेंगे। रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की जो दरारें हैं उनको भरने के लिए हम इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो धातुओं में मिलती है वो क्या है, गलित अवस्था में मिलती है। तो इसका उपयोग भी देख लीजिएगा क्या है। और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो ये सारे का सारा कि आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया जब हम करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, अपार मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी और जो धातु प्राप्त होगी वो गलित अवस्था में होगी। और इसका उपयोग भी लिख सकते हैं कि रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि उस अभिक्रिया का नाम बताओ, उस अभिक्रिया को लिखें जिसका उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो क्या लिखोगे, इस अभिक्रिया को आप इसमें लिखोगे। तो ये है आपकी स्थिरता श्रेणी में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। तो पता लग गया होगा कि किस प्रकार मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण होता है। अब देखिए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, यानी कि जो स्थिरता श्रेणी में सबसे ऊपर आती है, उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि ये धातुएं सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है और इन धातुओं को कार्बन द्वारा अपचयन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मीनिंग इनके लिए उस प्रोसेस का हम उपयोग नहीं कर सकते जिस प्रोसेस से हमने मध्यम श्रेणी की धातुओं को निष्कर्षित किया था। उसमें हमने क्या किया था कि जैसे जिंक ऑक्साइड था उसका हमने अपचयन किया था कार्बन के साथ, तो क्या हुआ था, इस कार्बन ने ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया और यहाँ क्या बचा, Zn। कार्बन और ऑक्सीजन ने बॉन्डिंग करके क्या बना लिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता कि हम कार्बन से इसको अपचयित करते हैं, क्योंकि ये जो धातु है ना उनकी ऑक्सीजन से क्या है, बंधुता ज़्यादा है। ये ऑक्सीजन के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसके मुकाबले, कार्बन के मुकाबले। तो इसलिए क्या होगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता, तो जिसके कारण इस प्रकार की रिएक्शंस इनके लिए संभव नहीं है। तो कैसे करेंगे हम, देखिए धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से अधिक होती है। पता लगी होगी बात। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनको मध्यम अभिक्रियाशील धातु की प्रक्रिया के द्वारा क्यों नहीं निष्कर्षित किया जा सकता। तो उसका आंसर आप ये लिख सकते हो। तो अब देखिए, अगर ये प्रोसेस हम यूज नहीं कर सकते तो कौन सी प्रोसेस का हम यूज करेंगे। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि हम एक बर्तन लेंगे और उसके अंदर गलित अवस्था में यौगिक डालेंगे, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड है, इसको हमने गलित अवस्था में कहाँ डालेंगे, इस कंटेनर में, और इसके अंदर डालेंगे 2 इलेक्ट्रोड, उनको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, सोडियम धातु ये कैथोड पर एक्तिरित हो जाएगी और जो क्लोरीन है वो एनोड पर एक्तिरित हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इनसे धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए उदाहरण के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। यानी कि विद्युत अपघटन से प्राप्त करेंगे किसको, गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आपकी विधि जिसमें हम क्या करेंगे, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। अब तक हमने देखा कि धातुओं किस प्रकार उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर शुद्ध बनाया जाता है, कौन कौन से। अब तक हमने देखा कि धातुओं को शुद्ध करने के लिए अब तक हमने देखा कि किस प्रकार धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर शुद्ध किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ अशुद्धियां फिर भी रह जाती है। तो उनको दूर करने के लिए एक प्रोसेस और है जिसका हम यूज करते हैं, और वो है विद्युत अपघटनी पृष्करण। तो इसमें क्या होता है, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि हमने एक टैंक लिया है और टैंक में क्या है, 2 इलेक्ट्रोड, और उन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने जोड़ दिया बैटरी से। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहेंगे एनोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कह रहे हैं कैथोड। तो इसमें क्या है कि जो एनोड है वो है अशुद्ध धातु और जो शुद्ध धातु है वो हमने रखी है कैथोड पर।
तो इसके अंदर जो हमने विलयन लिया है वो भी उसी धातु का विलयन है जिसको हमने शुद्ध करना है। जैसे हम कॉपर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कॉपर सल्फेट का ही विलयन लिया गया है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पे क्या होगा कि जो अशुद्ध धातु है वो विलयन में घुल जाती है, और उतनी ही मात्रा में क्या होगा कि जो शुद्ध धातु है वो कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, या कह सकते हैं हम जम जाती है। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी और इस प्रकार हमें धातु शुद्ध रूप में मिल जाती है। तो इसके अंदर एक बात और है, आप नीचे देख पा रहे होंगे एनोड के नीचे एक ब्राउन कलर का मटेरियल जमा हुआ है, उसको हम कहेंगे एनोड पंख। तो इसके अंदर जो अशुद्धियाँ होती है, कुछ तो ऐसी अशुद्धियाँ होती है जो विलयन में घुल सकती है, तो विलयन में घुल जाएगी, और कुछ अविलय अशुद्धियाँ होती है जो विलयन में घुल नहीं सकती। तो वो क्या होगी, कॉर्नर में आप एनोड के नीचे देख पा रहे हैं वहाँ जमा हो जाएंगी, और इन अशुद्धियों को हम कहेंगे एनोड पंख। तो अब देखते हैं इसकी थ्योरी। अनेक धातुओं का पृष्करण, जैसे कॉपर, जिंक, निकिल, सिल्वर और सोना जैसी अनेक जो धातुएं हैं, इनका पृष्करण हम विद्युत अपघटन के द्वारा करते हैं। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड में आपको बता चुका हूँ किसको एनोड बनाएंगे, और शुद्ध धातु को कैथोड बना देंगे। उसके बाद में क्या होगा, जो धातु के लवण है का विलयन, जो धातु के लवण का विलयन है उसका उपयोग हम करेंगे विद्युत अपघट्य के लिए होता है। यानी कि जो विलयन है वो किसका होगा, धातु के लवण का होगा। और उसके बाद में क्या होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाएगी वो, और इतनी मात्रा में क्या होगा, शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। और विलय के अंदर क्या होगा, अशुद्धियाँ होती है जो विलयन है उसके अंदर, जो विलय अशुद्धियाँ हैं वो तो विलयन के अंदर घुल जाएगी। अविलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनोड पंख। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका, एनोड पंख किसे कहते हैं। तो क्या लिखोगे इसके बारे में, विद्युत अपघटनी पृष्करण में एनोड के तली पर कुछ अशुद्धियाँ जमा हो जाती है या निक्षेपित हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहेंगे, एनोड पंख कहेंगे। तो ये है आपका विद्युत अपघटनी पृष्करण। अब हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और वो है संक्षारण। संक्षारण के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं, पर फिर भी हम यहाँ थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कि आपने आमतौर पे देखा होगा कि कई बार बारिश के मौसम में अगर कोई लोहे की वस्तु बाहर पड़ी रह जाए तो क्या होता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है। तो वो परत चढ़ना क्या है, उसको जंग लगना, वो आयरन ऑक्साइड की परत है। वो क्या है, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है वो आयरन के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेती है। तो इससे क्या होगा, एक परत उसके ऊपर चढ़ जाती है, और ये हमारे लिए क्या है, उस धातु के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, वो धातु इससे इरोड होने लग जाएगी, यानी कि धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार इसके और भी कई उदाहरण हैं, जैसे चांदी है तो चांदी काली हो जाती है। तो उसकी काली होने का कारण क्या है, क्योंकि वो क्या करती है, वायु की जो सल्फर है उसके साथ अभिक्रिया कर लेगी और सिल्वर सल्फाइड बना लेगी। और इसी प्रकार अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर भी क्या करता है, अगर उसको वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा, उस पर भी एक हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। और वो हरे रंग की परत क्या होती है, वो होती है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। तो अब बात ये है कि इनसे बचा कैसे जा सकता है। तो इससे बचने की अनेक विधियाँ हैं, जैसे पेंट करना, कोई भी वस्तु उसको पेंट कर देते हैं, या ग्रीस कर दिया, या उसको ऊपर तेल से मालिश कर दी, या यशद लेपन। यशद लेपन में क्या होता है कि कोई भी धातु उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, कोई भी धातु अगर उसके ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा देंगे तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे यशद लेपन। या फिर क्रोमियम लेपन, यानी कि क्रोमियम की परत चढ़ा दी हमने। या फिर एक महत्वपूर्ण जो प्रोसेस एनोडीकरण, एनोडीकरण कर देते हैं। और एनोडीकरण किसका होता है, एल्युमिनियम का। और ये हम फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप फर्स्ट चैप्टर में देखोगे। और इसके अलावा एक प्रोसेस और भी है जिसका हम यहाँ उपयोग करेंगे। इन सब के अलावा भी एक विधि और है जिनसे हम धातु को संक्षारण होने से रोक सकते हैं, और वो है मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु, इसके नाम से ही हमें क्लियर है बिल्कुल। मिश्र मतलब मिश्रण, और धातु मीन्स धातु, यानी कि धातुओं का मिश्रण। कि मिश्रण से जो धातु हम तैयार करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, मिश्र धातु। और ये क्या हो सकती है, धातु के अंदर हम कोई दूसरी धातु मिला सकते हैं, या फिर हम धातु के अंदर कोई अधातु भी मिला सकते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि हम मिश्र धातु इसलिए बनाते हैं
ताकि जो धातु है इसके गुणों में सुधार हो सके और इसको संक्षारण से भी बचाया जा सकता है। जैसे सोने की अगर हम बात करें, सोना, तो सोना शुद्ध रूप में 24 कैरेट में हमें मिलता है। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं कि सोना 24 कैरेट में शुद्ध रूप में होता है और ये इतना नरम होता है कि इसे हम आभूषण नहीं बना सकते। हमारे जो गहने हैं वो हम इससे नहीं बना सकते, तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, तांबा या चांदी हम मिला देते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ हम क्या कर देंगे, इसके अंदर मिला देंगे, तो जिससे क्या होगा, इसकी अलग अलग मतलब ग्रेड आ जाती है। जैसे अगर मान के चलो भी 24 हिस्सों में से अगर हम 2 हिस्से तांबा मिला देंगे तो ये बन जाएगा 22 कैरेट सोना। यानी कि 24 में से अगर 2 हिस्से 2 पार्ट्स हमने किसके मिक्स कर दिए, तांबे के, तो ये सोना क्या हो गया, 22 कैरेट का हो गया। और भारत के अंदर आमतौर पे 22 कैरेट सोने को आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और अलग अलग देशों में अलग अलग कैरेट का उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ 22 कैरेट सोने का उपयोग आभूषण के लिए होता है। तो इससे क्या हुआ कि हमने सोने के अंदर तांबा मिलाया या सोने के अंदर चांदी मिला दी, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी धातु बनी, मिश्र धातु, उसके अंदर क्या हुआ, तांबे के गुण आ गए। अगर तांबा मिक्स किया तो हमने, और अगर चांदी मिक्स की तो उसके अंदर थोड़े चांदी के गुण आ गए, जिसके कारण जो सोना है वो थोड़ा सख्त हो गया और सख्त होने से उसके आभूषण आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, जो मिश्र धातु है उसके बनाने का एक मुख्य मकसद ये भी है कि उससे कोई भी धातु उसके अंदर वांछनीय सुधार किया जा सके। इसके अलावा भी और अनेक प्रकार की मिश्र धातुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, जैसे पीतल, और ये कॉपर और जिंक, इन दोनों की मिश्र धातु है। पीतल के अंदर कॉपर के और जिंक दोनों के क्या होंगे, गुण होंगे। और इसी प्रकार कांसा, कांसा क्या है, कॉपर और टीन, इन दोनों की मिश्र धातु है। तो इससे क्या है कि जो पीतल और कांसा 2 प्रकार की हमारे पास मिश्र धातु आ गई और इनके जो गुण हैं वो क्या है, इन धातुओं से बिल्कुल अलग होंगे, या ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर इन दोनों के गुण होंगे। और अगर कोई मिश्र धातु ऐसी है जिसमें क्या है कि एक धातु पारा है, यानी कि मरकरी, एक बार फिर बता रहा हूं कि अगर कोई मिश्र धातु ऐसी हो जिसमें एक धातु हमने क्या ली हो, पारा, और दूसरी कोई भी हो सकती है, तो उस मिश्रण को या उस मिश्र धातु को हम कहेंगे अमलगम। अमलगम याद रख लोगे कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो उससे हम क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे उस मिश्रण को। इसी प्रकार एक मिश्र धातु सोल्डर भी है, सोल्डर, और ये क्या है, सीसा व टीन, इन दोनों की मिश्र धातु है। और ये जो मिश्र धातु है इसका गलनांक हमेशा ही कम होता है, गलनांक क्या होगा, कम होगा। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जो बिजली के सर्किट होते हैं, विद्युत के सर्किट होते हैं, उनकी सोल्डरिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सोल्डर का। और ये क्या होगी, सीसा व टीन, इन दोनों की मिश्र धातु। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग गुण प्राप्त कर सकते हैं धातुओं को मिश्रित करके, यानी कि मिश्र धातु बना के। अगर हमें अधिक गलनांक वाली धातु चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक धातु में अधिक गलनांक वाली धातु का मिश्रण कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो धातु में प्राप्त होगी उसका गलनांक उच्च होगा। और इसी प्रकार अगर कोई और गुण हमें चाहिए तो उसी प्रकार हम उनका मिश्रण तैयार कर लेंगे, ताकि जो गुण हमें चाहिए उसके अनुसार हम उस गुण को प्राप्त कर सकें। तो ये है आपका कंप्लीट चैप्टर, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपने अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर किए होंगे। और मिलते हैं अब अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि वो भी अपने बोर्ड की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से कर सकें और वो भी एक ऐसी तैयारी कर सकें कि जिससे उनके साइंस में अच्छे मार्क्स आ सकें।